हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सबका इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हम और आज। आज की जो वीडियो है वो क्लास 12th की हिस्ट्री की सेकंड बुक के 8th चैप्टर के ऊपर होगी। हम इस चैप्टर को पैराग्राफ्स के हिसाब से समझेंगे। अब क्योंकि क्लास 12th है और चैप्टर्स काफ़ी लेंदी होते हैं, तो एक वीडियो में पूरे चैप्टर के पैराग्राफ्स नहीं समझाए जा सकते। तो हम इस चैप्टर को पार्ट्स में समझेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक पार्ट की वीडियो रेगुलरली अपलोड हो। तो आई होप आप सारी वीडियोस को एंड तक देखेंगे और चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से जंप करते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर 8 है और चैप्टर का नाम है पीजेंट्स, जमींदार्स और द स्टेट। ये आपको पीजेंट्स के बारे में बताएगा, जमींदार्स के बारे में बताएगा और स्टेट के बारे में बताएगा। स्टेट का मायना यहाँ पर क्या है? मुगल अम्पायर। जहाँ जहाँ इस चैप्टर में स्टेट लिखा होगा समझ जाइएगा कि मुगल अम्पायर के बारे में बात हो रही है और मुगल अम्पायर में भी एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में बात होगी। आगे चैप्टर ने आपको टाइम पीरियड बता दिया है कि किस टाइम पीरियड में आपको ये चैप्टर रखेगा। 16th से 17th सेंचुरी के बीच में आपको ये चैप्टर रिवॉल्व करवाएगा। तो ये दो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स हैं और इनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक चैप्टर का इंसाइट देंगे, ये बताएंगे कि एनसीईआरटी को कितना समझाना चाहती है। तो 16th और 17th सेंचुरी में ना हिंदुस्तान में 85% लोग विलेजेस में रहते थे। विलेजेस में दो मेजर ग्रुप्स थे, पीजेंट्स और लैंडेड एलाइट्स। पीजेंट्स कौन थे? किसान। और लैंडेड एलाइट्स कौन थे? वो लोग जिनके पास काफ़ी सारी ज़मीनें होती थी। और ये दोनों ही ग्रुप्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर अपना हक मांगते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीजेंट्स किसी लैंडेड एलाइट की ज़मीन पर काम करता था तो जो भी वो प्रोड्यूस करेगा उसका कुछ परसेंट उसका अपना हक होगा। और ये चीज़ वाइसा वर्सा लैंडेड एलाइट पर भी अप्लाई होती थी। जैसे कि अगर लैंडेड एलाइट किसी किसान या पीजेंट को अपने पास काम पर रख रहा है तो जो भी लैंड पर प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर लैंडेड एलाइट अपना कुछ परसेंट क्लेम करेगा। तो ये जो अपना हक मांगना था या फिर राइट क्लेम करना था, इसकी वजह से विलेज में तीन तरीके की रिलेशनशिप बनी: कॉरपोरेशन की, कंपटीशन की और कॉन्फ्लिक्ट की। और ये तीन रिलेशनशिप का जो सम था हम उसको एग्रेरियन रिलेशनशिप बोलते हैं। और एग्रेरियन रिलेशनशिप मिलकर रूरल सोसाइटी बने। ठीक है। आगे का जो ये जो पैराग्राफ है इसमें हमको एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पता चलेगा कि विलेज में कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस आई। ठीक है। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थी मुगल स्टेट। ठीक है। मुगल स्टेट इतना कीन क्यों था रूरल सोसाइटी में इंटरफेयर करने के लिए? क्योंकि जो उसकी इनकम थी ना, उसका मोस्ट पार्ट ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से आता था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे टैक्सेस लगा कर आता था। तो इस कंट्रोल को अच्छे से बनाने के लिए एजेंट्स मुगल अंपायर ने रखे। तीन तरीके के एजेंट्स रखे: रेवेन्यू असेसर्स पहला, कलेक्टर्स दूसरा और रिकॉर्ड कीपर्स तीसरा। रेवेन्यू असेसर्स कौन होते थे? जो एक लैंड को देखकर बताते थे कि इससे कितना टैक्स आना चाहिए। कलेक्टर्स कौन होते थे? जो उस रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। और रिकॉर्ड कीपर्स कौन होते थे? जो अकाउंट्स वगैरह की संभाल करते थे। और ये तीनों एजेंट्स रूरल सोसाइटी पे एक कंट्रोल रखना चाहते थे ताकि कल्टीवेशन अच्छी हो। और अगर कल्टीवेशन अच्छी होगी तो स्टेट को अच्छे टैक्सेस मिलेंगे, टाइमली टैक्सेस मिलेंगे। अब लास्ट में इसमें क्या लिखा है कि जो सारी क्रॉप्स होती थी, जो मैनी क्रॉप्स होती थी, जो मेनली जो क्रॉप्स होती थी वो सेल के लिए यूज होती थी। ठीक है। और जब सेल होता था तो उसकी वजह से विलेजेस में ट्रेड बढ़ा, लोगों के पास पैसा आया और मार्केट्स बनी। और इन तीनों चीजों की वजह से विलेजेस टाउन्स के साथ लिंक हो गए। तो चलिए पार्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट वन बोलता है पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में पीजेंट्स का क्या रोल था, और साथ में ये पार्ट आपको पीजेंट्स के बारे में भी बताएगा। तो जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है वो ये बताता है कि
विलेज में एग्रीकल्चरल काम होता था। और जो एग्रीकल्चरल काम कौन करता था? पीजेंट्स करते थे। और ये एग्रीकल्चरल काम करने के लिए पीजेंट्स पूरे साल कुछ ना कुछ टास्क करते थे। जैसे टेलिंग ऑफ सॉइल करते थे, सीड्स को सो करते थे, और जब सीड्स पक जाते थे तब उनको हार्वेस्ट करते थे, उनकी कटाई करते थे। आगे इसमें लिखा है कि फर्दर दे कंट्रीब्यूटेड देयर लेबर टू द प्रोडक्शन ऑफ एग्रो बेस्ड गुड्स सच एज शुगर एंड ऑयल। इसका मतलब क्या? कि कुछ पीजेंट्स एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में भी काम करते थे, जैसे शुगर केन से शुगर बनाने का, और किसी भी ऑयल सीड से ऑयल बनाने का। पर रूरल इंडिया, ये जो सेकेंड पैराग्राफ है, इसमें लिखा है पर रूरल इंडिया में सिर्फ पीजेंट प्रोडक्शन ही नहीं होती थी, क्योंकि सारा विलेज फर्टाइल लैंड नहीं होता था। काफी सारे तरीके के लैंड्स वहां पर पाए जाते थे, जैसे कि ड्राई लैंड्स यानी डेजर्ट, कई जगह हिली रीजन्स होते थे, और फॉरेस्ट लैंड भी काफ़ी जगह होते थे। तो अगर हमको एक एग्रेरियन सोसाइटी को समझना है, तो हमको फॉरेस्ट एरियाज को, हिली रीजन्स को, और डेजर्ट एरियाज को, और फर्टाइल लैंड्स को साथ में लेकर चलना होगा। तो चलिए अब हम सब पार्ट वन ऑफ पार्ट वन की ओर चलते हैं। ये बेसिकली सोर्सेज के बारे में हमको बताता है। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमको ये बताता है कि हमको मुगल अंपायर की रूरल सोसाइटी के बारे में कहाँ से पता चला। ऑफ कोर्स पीजेंट से तो पता चला नहीं होगा, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था, और वो अपने पीछे कुछ लिख कर छोड़ कर भी नहीं गए कि हम ऐसे काम करते थे वैसे काम करते थे। तो सोर्स क्या था? हमको ये इस इंफॉर्मेशन का, हमको जो इंफॉर्मेशन मिली है उसका सोर्स क्या था? 16th और 17th सेंचुरी में जो क्रॉनिकल्स थे और जो डॉक्यूमेंट्स थे मुगल कोर्ट के, ऐसी नॉलेज के लिए ये क्रॉनिकल्स और डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो आयनी अकबरी था। आयनी अकबरी, अकबर जो बादशाह था, जो एम्परर था, उसके समय में लिखा गया था, और उसके कोर्ट हिस्टोरियन बहुत फेमस अबुल फजल ने ये लिखा था। ये टेक्स्ट बहुत मेहनत से, बहुत कॉशियसली लिखा गया था। ठीक है। इसमें इससे हमको तीन चीज़ें पता चलती हैं। ये देखिए, ये पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई हैं, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये 3 पॉइंट्स हैं, और ये 3 पॉइंट्स हमको बताते हैं कि आयनी अकबरी में एक्चुअली में लिखा क्या था। पहला तो लिखा था कि जो स्टेट्स ने स्टेप लिए थे इंश्योर करने के लिए कि कल्टीवेशन अच्छी हो, वो आईनी अकबरी में लिखे थे। दूसरे क्या लिखे थे कि जो स्टेट ने जो एजेंसीज जो खड़ी करी हुई थी रूरल सोसाइटी में, ये देखने के लिए कि रेवेन्यू ढंग से कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और पूरा कलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, सारे रेवेन्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और लास्ट में हमको पता चलता है आईनी अकबरी से कि स्टेट और जमींदार के बीच में जो रिलेशनशिप थी उसके बारे में हमको पता चलता है। उसको रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स थे उसके बारे में पता चलता है। अब ये जो इसका ये वाला पैराग्राफ है, इसमें पर्पस लिखा हुआ है कि आयन अकबरी अबुल फजल ने लिखी किस लिए थी। ठीक है। तो आयन अकबरी का फर्स्ट रीजन जो लिखने का था वो ये था कि अकबर अपने अंपायर में सोशल हार्मनी किस तरीके से मेंटेन करता था, वो बताने के लिए आयन अकबरी लिखी गई। सेकंड रीजन लिखा गया कि सेकंड रीजन किस लिए आयनी अकबरी लिखी गई, ये दुश्मनों को, जो मुगल अंपायर के जो एनिमीज थे, उनको ये दिखाने के लिए कि आप कितना भी रिवोल्ट कर लीजिए, आपके सारे रिवोल्ट्स फेल हो जाएंगे, प्री डिस्टाइन टू फेल होंगे, क्योंकि मुगल अंपायर का पावर ही इतना है। बट लास्ट में अगर हम देखें तो जो आयनी अकबरी थी, एक तरीके से मुगल अंपायर को टॉप लेवल से देखती थी। तो ऑफ कोर्स जब कोई सरकार अपने अंपायर को उसके अपने लेवल से देखती है, तो जो अंपायर के फॉल्ट्स होते हैं ना, वो दिख नहीं पाते, या फिर सरकार फॉल्ट्स को हाईलाइट नहीं करना चाहती। तो ये जो कमी थी कि पूरे
मुगल अंपायर समझने के लिए हम एक ही डॉक्यूमेंट पे रिलाय नहीं कर सकते थे। ये कमी हमें जो उस समय के और अंपायर से, जो मुगल अंपायर के पैरेलली जो अंपायर चल रहे थे, जैसे महाराष्ट्र में थे, राजस्थान में थे, ठीक है, ये जो अंपायर्स थे इनके रिकॉर्ड्स पढ़ने से पता चले कि ये मुगल अंपायर के बारे में क्या सोचते थे, इन्होंने मुगल अंपायर के बारे में क्या लिखा है। फर्दर हमको एक और सोर्स मिला, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का। मुगल अंपायर को समझने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स थे वो पता चले, और जब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स पढ़े तो हमको पता चला कि पीजेंट्स, जमींदार्स और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, ठीक है। और लास्ट में इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि इन सभी सोर्सेस के वजह से हमको पीजेंट्स का परसेप्शन पता चला कि वो स्टेट के बारे में एक्चुअली में क्या सोचते थे, और वो स्टेट से कितने लेवल्स की फेयरनेस एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है। अब हम सब पार्ट टू की तरफ आ गए हैं। सब पार्ट टू आपको पीजेंट्स के बारे में बताएगा और उनकी वेल्थ के बारे में बताएगा, उनके उनके पैसे के बारे में बताएगा, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले पीजेंट्स के बारे में बताते हुए ये पैराग्राफ जो है इसका फर्स्ट वाला ये बोलता है कि चार तरीके के नाम पीजेंट्स को दिए गए थे: रियायत, मुजारियन, किसान और असामी, ठीक है। आगे जब हम सोर्सेस पढ़ते हैं, जो मुगल रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि दो तरीके के पीजेंट्स थे: खुदा कास्ता और बही खास्ता। खुदा कास्ता वो थे जो अपने ही गांव में रहकर अपनी ही जमीन पे काम करते थे, और बही खास्ता कौन थे? जो दूसरे के गांव में जाकर दूसरे की जमीन पर काम करते थे। और ये जो बही खास्ता बनने का प्रोसेस था, ये या तो अपनी मर्जी से था या तो आउट ऑफ कंपल्शन था। अपनी मर्जी से क्यों होगा? फॉर एग्जांपल एक बही खास्ता है, उसको अपनी, जो उसकी अपनी जमीन है, वो एक गांव में खुदा खास्ता है और दूसरे गांव में जाकर बही खास्ता बन जाता है। अभी कैसे कि अपनी जो गांव है, उसका जो अपनी जमीन है, वहां पर टैक्सेस इतने लगा रखे हैं मुगल सरकार ने कि उसको प्रॉफिट नहीं होता, तो वो अपनी चॉइस से अपने आप दूसरे विलेज में जाएगा और किसी और के लैंड में काम करेगा, ठीक है, और ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। और आउट ऑफ कंपल्शन क्या, कि उसके अपने गांव में कोई महामारी फैल गई, कोई फेमिन आ गया, कोई सूखा फैल गया, तो अब उसका एक कंपल्शन हो जाएगा, एक गरीबी का कंपल्शन हो जाएगा। अब तो यहाँ पर काम हो नहीं रहा, तो दूसरे के गांव में और दूसरे की जमीन पर जाकर काम करना पड़ेगा। अच्छा, लर्नर्स, यहाँ पर ना सोर्सेज भी हैं, जैसे सोर्स वन हो गया, सोर्स टू हो गया, पूरे चैप्टर में सोर्सेज होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो अलग से सोर्सेज को डेडिकेट करूं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पैराग्राफ की तरफ। ये पैराग्राफ आपको पीजेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा कि पीजेंट्स के पास उस समय क्या क्या होता था। तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें, तो हर पीजेंट के पास दो बुलक्स और दो प्लो तो होते ही थे, ठीक है। और काफी सारे ऐसे भी लोग होते थे जिनके पास इससे भी कम होता था। आगे प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है तो बोलता है कि अगर हम गुजरात की साइड जाते हैं, तो पीजेंट्स के पास ना 6 एकड़ की लैंड तो होती ही थी। बंगाल की तरफ जाते हैं तो 5 एकड़ की लैंड होती थी। और गुजरात में तो 6 एकड़ की लैंड वालों को भी बहुत अमीर बोला जाता था, बट बंगाल में अगर किसी के पास 5 एकड़ लैंड भी है तो उसको भी अमीर बोल दिया जाता था। और जिसके पास 10 एकड़ की लैंड होती थी उसको असामी बोल दिया जाता था कि वो बहुत रिच है, ठीक है। तो अगला जो पैराग्राफ है वो दिख तो बहुत मुश्किल रहा है, बट वो है बहुत इजी और बहुत छोटी सी बात बोलता है। तो ये बोलता है कि 19th सेंचुरी में दिल्ली और आगरा के जो एरियाज थे, वहां पर जो पीजेंट्स अपना लैंड और दूसरे का लैंड कैसे डिफरेंशिएट करते थे, वो कैसे ये तय करते थे कि इतनी जमीन मेरी है और इतनी जमीन तेरी है। तो यहाँ पर ये लिखते हैं कि या तो वो दो जमीनों के बीच में मिट्टी डाल दिया करते थे, ठीक है, और मिट्टी डालकर जमीन को उठा दिया करते थे, या तो वो एक ब्रिक्स की वॉल बना दिया करते थे, या तो वो
एक ज़मीन और दूसरी ज़मीन की बाउंड्री पे कांटे लगा दिया करते थे। ठीक है? तो ये जो सब पार्ट 3 है पार्ट 1 का, ये इरिगेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है। फर्स्ट लाइन जो है इस पैराग्राफ की ये बताती है कि जहाँ पर अबंडेंस ऑफ लैंड है, जहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा है और लेबर अच्छी तरीके से अवेलेबल है और पीजेंट्स के बीच में मोबिलिटी है, वहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर तो होगा ही। एग्रीकल्चर का प्राइमरी पर्पस क्या था? लोगों को खाना खिलाना। तो इसीलिए जो मेन क्रॉप्स होती थी जैसे चावल हो गई, गेहूं हो गए, ये काफ़ी तादाद में उगाए जाते थे। ठीक है? और जो एरियाज जहाँ पर 40 इंचेस या फिर उससे ज़्यादा की रेनफॉल होती थी, वहाँ पर चावल उगाए जाते थे, और जहाँ पर इनसे कम होती थी वहाँ पर वीट और मिलेट्स उगाए जाते थे। और आगे का जो पैराग्राफ है ये बताता है कि मॉनसून जो था, जो बारिश का मौसम था, वो उस समय में इंडियन एग्रीकल्चर की बैकबोन थी कि अगर बारिश नहीं आती थी तो काम नहीं होता था। और जैसा कि आज भी कई राज्यों में हिंदुस्तान में होता है कि जो बारिश नहीं आती तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। ठीक है? बट उस समय कुछ ऐसी क्रॉप्स भी थी जिनको एडिशनल वाटर चाहिए था। ठीक है? तो ऐसी क्रॉप्स को आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है? जो पीजेंट्स थे उन्होंने आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम लगाए हुए थे ताकि जो क्रॉप्स हैं उनको किसी ऐसे मौसम में, हॉट समर मंथ्स में जब बारिश नहीं होती, उनको तभी भी उगाया जा सके। तो यहाँ पर एक और सोर्स आ गया है। अगर आप चाहते हैं मैं सोर्सेज पे अलग से वीडियोस डेडिकेट करूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्सेस में बताइए। तो आगे का जो पैराग्राफ है वो ये बोलता है कि इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स थे उनको स्टेट की सपोर्ट मिलती थी। स्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को बनाता था, उनको मेंटेन करता था। फॉर एग्जांपल कैनाल्स को खुदवाना और जो टूटे हुए कैनाल्स हैं उनको ठीक करवाना। पंजाब में देखा गया था शाहजहां के टाइम पे कि एक शहनार नाम का कैनाल था, उसको ठीक करवाया गया था। यहाँ पर पर्शियन वर्ड लिखा हुआ है कैनाल्स का, नाला और नहर है। ठीक है? तो ये है एक्टिव बॉक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे भी वीडियो डेडिकेट करूं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें जो पीजेंट्स किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे एग्रीकल्चर करने के लिए वो बताया हुआ है। ठीक है? पहली लाइन बोलती है कि जो एग्रीकल्चर था वो बहुत लेबर इंटेंसिव था और पीजेंट्स ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते थे जिसमें कैटल एनर्जी बहुत इस्तेमाल होती थी। एनिमल्स की जो एनर्जी है वो काफ़ी इस्तेमाल होती थी। एक उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वुडन प्लो। वुडन प्लो जो होता था वो बहुत लाइट होता था और उस पे एक आयरन टिप होती थी। और ये जो आयरन टिप वाला प्लो होता था ये मॉइस्चर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता था, और स्पेशली जब समर के मंथ्स होते थे तो मॉइस्चर की जो नीड होती है उसको प्रिजर्व करने में, उसको कंटिन्यू करने में काफ़ी हेल्प करता था। आगे एक और इंस्ट्रूमेंट की बात करी है, ड्रिल। जो ड्रिल होती थी, दो ऑक्स उसको खींचते थे और वो अंदर से खोखली होती थी, तो उसमें से जो सीड्स होते थे, तो वो ऑटोमेटिकली जो सीड्स होते थे वो जमीन में सो होते जाते थे। बट देखा गया है कि जो हाथ से फेंकने का जो सिस्टम था वो काफी प्रेवलेंट था, क्योंकि हर किसी के पास तो ये ड्रिल और प्लो होंगे नहीं ना। अब आगे लिखा है होइंग और वीडिंग। होइंग और वीडिंग भी होती थी प्लोइंग और ड्रिलिंग के साथ में। और होइंग और वीडिंग के लिए एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता था जिसमें एक आयरन ब्लेड होता था और एक वुडन हैंडल होता था। ठीक है? ये आयरन ब्लेड होता था और ये वुडन हैंडल होता था। अब हम सब पार्ट 4 की तरफ आते हैं, पार्ट 1 के। और इसका जो पहला पैराग्राफ है वो हमको सीजन साइकिल्स के बारे में बताता है। बोलता है कि खरीफ क्रॉप्स होती थी और रबी क्रॉप्स होती थी। खरीफ क्रॉप्स जो होती थी वो ऑटम सीजन में उगाई जाती थी और रबी क्रॉप्स स्प्रिंग सीजन में उगाई जाती थी। और मोस्ट ऑफ द जो लैंड था वो दो फसला लैंड होता था, कि वो इतना केपेबल होता था लैंड कि साल में वो दो क्रॉप्स उगवा ही देता था। ठीक है? तो ऐसा लैंड जहां पर दो क्रॉप्स उगती थी उसको दो फसला लैंड बोलते थे।
और कई कई एरियाज जहाँ पर रेनफॉल या फिर इरिगेशन सिस्टम की वजह से कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एश्योर होता था, वहां पर तीन तीन क्रॉप्स भी उगती हुई देखी गई हैं। जब हम आईनी अकबरी पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि आगरा में एक साल में मतलब 2 सीजन में 39 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स मिली। दिल्ली में 43 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स उगती थी। और जब हम बंगाल की साइड जाते हैं तो 50 वेराइटीज ऑफ राइस हमको देखने को मिला मुगल टाइम पे। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि आ, जो एग्रीकल्चर था उसका प्राइमरी पर्पस क्या था? लोगों को खाना खिलाना। बट अगर प्राइमरी पर्पस लोगों को खाना खिलाना है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उससे पैसे नहीं कमाए जाएंगे। तो कुछ क्रॉप्स ऐसी भी उगाई जाती थी जिनको बोलते थे जिन्स आए कामिल। ये क्रॉप्स इतनी परफेक्ट होती थी कि इनको कमर्शियल पर्पस में यूज करने के लिए एडिक्वेट माना जाता था। और ऐसी क्रॉप्स का क्या एग्जाम्पल था? कॉटन हो गया और शुगर केन हो गया। कॉटन हमको सेंट्रल इंडिया में और डेक्कन प्लाट्यू में मिली। और जो शुगर केन है, जो शुगर है, वो हमको बंगाल की साइड मिली। और जो मुगल स्टेट था वो ऐसी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए बहुत एनकरेज करता था क्योंकि इससे रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होता था। और जिनसाए कामिल जिनको कैश क्रॉप्स बोलते थे या फिर परफेक्ट क्रॉप्स बोलते थे, उनमें कुछ तरीके के ऑयल सीड्स भी आते थे जैसे सरसों। और कुछ तरीके की दालें भी आती थी यानी लेंटिल्स। ठीक है। और लास्ट में इस पैराग्राफ में लिखा है कि ये हमको दिखाता है कि एग्रीकल्चर सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए ही यूज नहीं होता था बल्कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता था। अब इस सब पार्ट का ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये हमको बताता है कि कौन सी क्रॉप्स थी जो मुगल इंडिया के टाइम पे इंडिया के बाहर से आई थी। ठीक है। तो उसमें से जो बहुत बड़ा एग्जांपल था वो था मक्का। मक्का या मेज, ये अफ्रीका या और स्पेन से इंडिया आई थी। और 17th सेंचुरी में ये मेजर क्रॉप बन गई थी वेस्टर्न इंडिया में। जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो टोमेटोज, पोटैटोज और चिलीज ये हमको न्यू वर्ल्ड से मिली थी। न्यू वर्ल्ड यानी यूरोप। यूरोप को न्यू वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है। और जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो पाइनएप्पल और पपाया इंडिया में बाहर से आया था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और जो अगला पार्ट है यानी विलेज कम्युनिटी, ये हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर कर सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।